आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डबल मिशन पर हैं। और मिशन कौन सा है? एक नजर अयोध्या जी पर तो दूसरी नजर संभल पर। मैं तस्वीर दिखाता हूं आपको, क्योंकि एक तरफ अयोध्या जी में धर्म ध्वजा स्थापित करने की तैयारी है, जिसकी तैयारियों के लिए खुद योगी अयोध्या पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीर दिखाई मैंने आपको। तो वहीं आज ही के दिन ठीक एक साल पहले संभल में हिंसा हुई थी। संभल हिंसा की बरसी भी है, लिहाजा वहां के सुरक्षा इंतजाम के लिए भी योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी टीम के संपर्क में थे। आज बताऊं आपको कि सीएम योगी के इन दोनों मिशन के बारे में। पहला मिशन आपने देखा, जहां अयोध्या जी में धर्म ध्वजा लहराने को लेकर के तैयारियां हो रही हैं, तो दूसरी तरफ संभल में 24 नवंबर 2024 संभल जल उठा था, सैकड़ों लोग घायल हुए थे, जिसमें पुलिस वाले भी शामिल थे। उसका एक साल पूरे होने तक क्या क्या संभल में बदल गया, दोनों जगहों पर योगी आदित्यनाथ की नजर कैसे बैलेंस बनाया और कैसे इन दोनों दायित्वों का निर्वहन किया, इस रिपोर्ट में जरा देखिए। उसके पहले मैं एक चीज और बताऊं आपको, संभल की तस्वीर पिछले एक साल में कैसे बदल गई है, यह अपने आप में उदाहरण बन चुकी है। वो संभल जो एक साल पहले दंगों का शिकार हुआ, वो संभल जहां एक साल पहले गोलियां चली, वो संभल जहां एक साल पहले पुलिस वालों पर गोलियां चली, उसी संभल में आज धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। उसी संभल में सनातन के जितने प्रतीक हैं, जितने मंदिर हैं, जितने कूप हैं, उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। लेकिन वैसे ही जिस कोशिश के साथ संभल का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, उसी तरीके से रामनगरी अयोध्या में भी त्रेता युग को जीवंत करने की कोशिश की जा रही है। राम मंदिर नहीं, बल्कि पूरी अयोध्या शहर को सजाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन है, 7000 से ज्यादा वीआईपी भी मौजूद रहेंगे। इसी को लेकर के यूपी पुलिस अलर्ट पर है, सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। मंदिर में कई लेवल की सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया। अयोध्या जी से लगने वाली सीमाओं को सील कर दिया गया। और कल होने वाले कार्यक्रम से पहले आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे और इंतजामों का निरीक्षण किया। अयोध्या है तैयार, बस श्री राम मंदिर में ध्वजारोहण का इंतजार। साज सज्जा भव्य, सुरक्षा जबरदस्त। अयोध्या जी के लिए कल का दिन ऐतिहासिक रहने वाला है। श्री राम मंदिर में होने वाले ध्वजारोहण समारोह के लिए अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था की गई। अयोध्या में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसीज पूरी तरह से सतर्क है। किसी भी तरह की अनहोनी को रोकने के लिए कई लेयर की सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया। शहर भर में 15,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। ड्रोन कैमरों से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। सुबह से लेकर रात तक सुरक्षा बलों की कई चरणों में चेकिंग चल रही है। नरेंद्र मोदी को अयोध्या आना है, ऐसे में उससे पहले बाकायदा तमाम जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है और किसी भी बाहरी व्यक्ति को बिना उसका आधार कार्ड चेक किए हुए अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। और ये कहा जा सकता है कि कल चूंकि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई वीआईपी अयोध्या में होंगे और इसलिए सतर्कता ज्यादा बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सभी न्यासी उपस्थित रहेंगे। वीआईपी मूवमेंट और कार्यक्रम में शामिल होने वाले 7,000 लोगों की संख्या को देखते हुए स्पेशल रूट तैयार किए गए। शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया। इसके अलावा श्री राम मंदिर परिसर की सुरक्षा सख्त कर दी गई। सुरक्षा घेरे में एसपीजी, एनएसजी, एटीएस, सीआरपीएफ और यूपी पुलिस शामिल है। श्री राम मंदिर परिसर में आने वालों की 2 से 3 जगहों पर स्क्रीनिंग हो रही है। पहचान पत्र, दर्शन पास और प्रवेश पास की गहनता से जांच की जा रही है। गाड़ियों को मेटल डिटेक्टर से जांचा जा रहा है। बॉम्ब डिस्पोजल और डॉग स्क्वाड की टीम तैनात है। आरएएफ की महिला टुकड़ी मंदिर की सुरक्षा में तैनात है। इस वक्त जो मंदिर के मुख्य द्वार पर जो महिला पुलिसकर्मी हैं वो तैनात किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ की जो महिला टुकड़ी है उसको भी यहाँ पर तैनात किया गया है, चूँकि हर तरफ जो है सुरक्षा का घेरा काफ़ी कड़ा किया गया है।
अयोध्या की सीमाएं सील कर दी गई। बॉर्डर पर गाड़ियों की सघन चेकिंग हो रही है। आने जाने वालों का आई कार्ड चेक हो रहा है। गोंडा अयोध्या बॉर्डर पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरा के जरिए नजर रखी जा रही है। होटल, ढाबों और रेलवे स्टेशन पर विशेष सुरक्षा की जा रही है। श्री राम मंदिर में होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम में कोई अराजकता ना हो, इसके लिए सुरक्षा में जरा भी ढिलाई नहीं। यानी इस वक्त अयोध्या जी और श्री राम का मंदिर अभेद्य किले में तब्दील हो चुका है। अयोध्या से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगर आपके सामने हम ये कह रहे हैं कि अयोध्या जी को इस वक्त अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है, तो उसके कहने के पीछे की वजह है क्योंकि श्री राम मंदिर के साथ साथ पूरा जो 7 किलोमीटर का दायरा है, 7 लेयर सुरक्षा वहां बनाई गई। अब मैं समझाता हूं आपको कि आखिर कैसे अयोध्या जी की सुरक्षा चक्रव्यूह को तैयार किया गया। पहला जो घेरा, आप देखिए, इस घेरे के साथ आप समझिए, पहला जो घेरा है इसमें स्थानीय पुलिस के कांस्टेबल और इंस्पेक्टर्स को तैनात किया गया है। वो जगह है जहां गाड़ियों की पहली चेकिंग होगी। दूसरे घेरे में सर्किल ऑफिसर रैंक के अधिकारी रहेंगे। ये मंदिर की तरफ आने वाले सभी रास्तों पर तैनात किए गए हैं। यानी पहले गाड़ियों की चेकिंग होगी, उसके बाद जो चिन्हित तो लोग पास दिखाने के बाद वहां से एंट्री कर पाएंगे। दूसरे सुरक्षा घेरे में उनकी जांच की जाएगी। तीसरा है जहां एक्स्ट्रा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए ताकि लोगों के ऊपर निगरानी की जा सके। चौथा घेरा है जहां बैरिकेडिंग होगी, लोगों को रोक करके उनके पासेस दोबारा चेक किए जाएंगे, उनका आईडी वेरिफिकेशन किया जाएगा। 5वें घेरे में सीआरपीएफ को तैनात किया गया है। 6ठे घेरे में अलग अलग पॉइंट्स बनाए गए हैं और 50 मीटर की दूरी पर हर पॉइंट पर सादी वर्दी में पीएसी के जवान और पुलिसकर्मी तैनात किए गए। 7वां और अंतिम घेरा यूपी एटीएस का घेरा है, जहां से भेद पाने की कोशिश करना अपनी जान को जोखिम में डालने जैसा होगा अगर कोई भी वहां पर अवांछनीय घटना होती। लेकिन ये जो दिन, कल का दिन 25 नवंबर 2025 अयोध्या जी के लिए बहुत खास होगा। लेकिन पिछले 5 साल में कौन कौन सी अहम तारीखें अयोध्या जी के साथ रही हैं, वो है तारीखें 5 अगस्त 2020 यानी जिस दिन भूमि पूजन हुआ। वो तारीख रही 22 जनवरी 2024 यानी जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो। वो तारीख रही 17 अप्रैल 2024 यानी रामलला का जब सूर्य तिलक हुआ। और वो तारीख होगी 25 नवंबर 2025 जब धर्म ध्वजा को स्थापित किया जाएगा। और अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं। आपको याद होगा शुरुआत में मैंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ की आज दोहरी परीक्षा है। एक परीक्षा की तैयारी मैंने दिखाई आपको अयोध्या जी से, अब दूसरी परीक्षा की तस्वीर दिखाता हूं आपको संभल से। 24 नवंबर 2024 जब हिंसा हुई, आज 24 नवंबर 2025 जबकि हिंसा का 1 साल हो चुका है। 1 साल में संभल कितना बदला है। जिस जगह पर संभल में पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की गई थी, उस जगहों में कितनी तब्दीलियां हुई। जो विवादास्पद मस्जिद है, विवादित मस्जिद है जिस पर अलग अलग दावा ठोका गया, जिस पर एएसआई सर्वे हुआ, जिसके बाद हिंसा हुई, उसकी तस्वीरें भी मैं आपको पीछे दिखा रहा हूं, हिंसा की तस्वीरें भी। उस विवादित मस्जिद के ठीक बराबर में सत्यव्रत चौकी क्यों खोली? पुलिस ने जब ये लगातार फ्लैग मार्च किया, ये सीसीटीवी फुटेज लगातार सामने आई, सीसीटीवी कैमरास डिप्लॉय किए गए, तो 1 साल का लेखा जोखा संभल का क्या है वो दिखाता हूं मैं आपको। संभल में हालात पूरी तरीके से सामान्य है। भाईचारा बना हुआ है हिंदू मुसलमानों में। किसी प्रकार का कोई मेजर क्राइम अब तक पिछले 1 साल में घटित नहीं हुआ है। संभल हिंसा का 1 साल पूरा हो गया। पिछले साल आज ही के दिन विवादित मस्जिद के मुद्दे पर संभल में हिंसा हुई, मगर 1 साल में संभल बदल चुका है। हिंसा करने वाले सलाखों के पीछे उपद्रवी बिलों में छिपे और उनके घरों पर आज भी ताले। जिन सड़कों पर हिंसा हुई, आज चप्पे चप्पे पर उत्तर प्रदेश पुलिस की नजर है। 24 नवंबर साल 2024 संभल शायद ही भूल पाए। 1 साल पहले आज ही के दिन संभल में गोलियां गूंज रही थी, पुलिस वालों पर पत्थर फेंके जा रहे थे। लेकिन 1 साल बाद संभल बदल चुकी है। संभल की जिन सड़कों पर, संभल की जिन गलियों में उपद्रव था, आज वहां पुलिस का टोटल कंट्रोल है। वजह है हिंसा के बाद योगी फोर्ट का जबरदस्त एक्शन। पिछले 1 साल में संभल में 37 पुलिस चौकियां, 5 आउटपोस्ट और 2 पुलिस स्टेशन बनाए गए। खास तौर पर ये चौकियां संभल के संवेदनशील इलाकों में बनाई गई, जिसमें हिंदूपुरा, दीपा सराय, भोलेश्वर और विवादित मस्जिद का इलाका है।
पूरे शहर में निगरानी के लिए 740 से ज्यादा आधुनिक कैमरे लगे। उपद्रवियों के अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन हुआ है और हिंसा में शामिल 133 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के द्वारा मुस्तैदी के साथ में काम करते हुए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए में भी विकास किया है, जिसमें 37 चौकियाँ, 5 आउटपोस्ट और 2 पुलिस स्टेशन भी बनवाए हैं। जो अपराधी हैं उन पे कड़ी कार्रवाई, जिसमें पुराने उनकी प्रॉपर्टी सीज करना हो, चाहे गैंगस्टर के मुकदमे लिखे जाने हों, तो इस तरीके के जितने भी ऑर्गेनाइज क्राइम है उन सब पे भी नकेल कसने के लिए पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ATS की टीम सत्यव्रत चौकी के अंदर वर्तमान में अब ऑपरेट कर रही है। संभल में एक साल में सिर्फ कानून व्यवस्था ही दुरुस्त नहीं हुई, बल्कि संभल को तीर्थ नगरी की पहचान दिलाने की कवायद भी तेज हुई। संभल में 87 देव तीर्थ हैं, इनमें 68 तीर्थ स्थल और 19 कूप हैं। इन सभी के संरक्षण और सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है। भगवान परशुराम, पृथ्वीराज चौहान, अहिल्याबाई होलकर और भगवान श्री राम की प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं। 74 में से 72 जो तीर्थ हैं वो हमने खोज भी लिए हैं। उनमें स्थायी अस्थायी अतिक्रमण भी हमने, जो हमारे रेवेन्यू लॉज हैं उसकी प्रक्रिया को, एक नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हुए हमने अतिक्रमण हटाया है। परिक्रमा बन रही है जो पूरे संभल के चारों ओर होगी। 200-225 करोड़ रुपए के जो तीर्थ स्थल हैं वहाँ पे विकास कार्य होंगे। संभल की जिस मस्जिद को लेकर हिंसा हुई, वहां की तस्वीर जरा देखिए। मस्जिद के ठीक पास बनी है सत्यव्रत पुलिस चौकी। इसके साथ ही पूरे इलाके में आधुनिक CCTV कैमरे। तमाम संवेदनशील इलाकों में पुलिस चौकियां खोली गई है। 740 के करीब कैमरे CCTV पूरे शहर के अंदर लगाए गए। इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बनाया गया और ठीक 100 दिन के अंदर ये जो पुलिस चौकी आप देख रहे हैं शाही जमा मस्जिद के ठीक सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी यहाँ पर खोला गया था और 100 दिनों के अंदर इसका निर्माण किया गया। संभल में हिंसा भड़काने का आरोप विवादित मस्जिद के सदर जफर अली पर है, जो जमानत पर जेल से बाहर है। और 1 साल बदला तो संभल पर जफर अली के सुर भी बदले नजर आए। संभल में हालात पूरी तरीके से सामान्य हैं। भाईचारा बना हुआ है हिंदू मुसलमानों में। यहाँ पर परिक्रमा करना चाहते हैं, जरूरत पड़ी तो कार सेवा करने को भी तैयार है। ये उनका बिल्कुल गलत है। मैं उसकी निंदा करता हूँ जिस तरह के बयानात उन्होंने दिए हैं, क्योंकि मामला अदालत में है। अब जो अदालत का फैसला होगा उसे हम सहसम्मान मानेंगे। दरअसल 24 नवंबर 2024 को विवादित मस्जिद में मंदिर की जांच के लिए ASI की टीम पहुंची थी। इसी को लेकर मुस्लिम पक्ष ने हिंसक बवाल शुरू किया। पथराव हुआ, आगजनी हुई, 4 लोगों की मौत हुई, 100 से ज्यादा घायल हुए, जिनमें कई पुलिसकर्मी शामिल हुए। लेकिन संभल के उपद्रवियों का इलाज ऐसा हुआ, अब उनमें से कोई भी दोबारा हिंसा करने से पहले 100 बार सोचेगा। संभल से जी मीडिया के लिए राजू राज की रिपोर्ट। ये आपने संभल हिंसा के बाद की 1 साल की तस्वीरें देखी। आपने देखा कि संभल कितना बदल गया है। आपने देखा कि विवादित मस्जिद के बराबर में सत्यव्रत चौकी खुल चुकी है। आपने देखा कि संभल में 700 से ज्यादा CCTV कैमरा लगा दिए गए। आपने देखा कि संभल के अंदर जितने भी मंदिर थे, जितने कूप थे, जितने धार्मिक स्थल थे, उनको पुनर्जीवित किया जा रहा है। लेकिन इस 1 साल के बदलाव को लेकर के संभल के लोग क्या कहते हैं, संभल के हिंदू, संभल के मुसलमान क्या कहते हैं, अब जरा सुनिए। पिछली 24 नवंबर को भय का माहौल था और आज हम लोग भय मुक्त हो चुके हैं। नगर में विभिन्न प्रकार की धार्मिक यात्राओं को बिल्कुल आज़ादी है। संभल में पहले यात्रा निकलती थी तो भय रहता था, लेकिन अब भय नहीं है। अब यात्रा सही आगे निकलती है। सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा माहौल हो गया है। जो 1 साल में बदलाव आया है वो बहुत सराहनीय कार्य किया है इस प्रशासन ने। बहुत अच्छा बदलाव हुआ है और बहुत अच्छा लगा है। शांति व्यवस्था आज से लेके बहुत ज़्यादा है और जो लोग कहीं हकदर्मी करते थे वो सब एकदम बढ़िया है। बहुत बदल गया, पहले से बदला हुआ है। अच्छा, क्या क्या बदला है? ये समझ लो कुछ परेशानी नहीं है अल्लाह हमसे। बहुत सारी चौकी यहाँ बढ़ाई गई हैं, चौकी रखी गई हैं, सभी हैं। और अब तक ये है कि जो कुछ भी था वो सब लोग भूल चुके हैं और भूलने के बाद लोगों का काम धाम सब अपनी पटरी पे आ चुका है। संभल हिंसा का गणित बताता हूं आपको। संभल हिंसा होती है, संभल हिंसा के बाद इसी मामले में पुलिस ने कुल 12 केस दर्ज किए, 133 लोग गिरफ्तार किए। लेकिन अभी भी पुलिस के रिकॉर्ड पे ऐसे कई लोग हैं जो कि रडार से फरार हैं, जिनके घरों में अभी तक 1 साल से ताला है। हमारे सहयोगी राजू राज जब ग्राउंड पर पहुंचे तो क्या देखा उन्होंने, वो जरा आप देखिए। संभल हिंसा को 1 साल बीत गया और 1 साल के अंदर संभल प्रशासन ने
133 आरोपियों को गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। लेकिन एक आरोपी जो सारिक साटा, जो दुबई में बैठा है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सके। पुलिस ने उसके संपत्ति को सीज किया है और उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। लेकिन 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसे आरोपी हैं जो सीसीटीवी कैमरा में तो कैद हो गए, लेकिन उनके पहचान नहीं मिल पाई, उनके नाम पता ठिकाना नहीं मिल पाया है। इसीलिए पुलिस ने इस पूरे मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी है। पुलिस की फाइनल रिपोर्ट उधर दर्ज हो चुकी है, जैसा कि मेरे सहयोगी राजू राज ने आपको बताया। और मैं आपको यह बता देता हूं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस ने 1 साल के अंदर संभल के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना दी है। चारों तरफ सुरक्षा घेरा, शहर के अंदर और शहर की सीमाओं पर पुलिस चौकियां बना दी गई, क्राइम को पूरी तरीके से कंट्रोल रखा जाए। और इसी कड़ी में आज दिल्ली संभल बॉर्डर पर एक पुलिस चौकी का उद्घाटन भी किया गया, जिससे शहर में घुसने वालों पर नजर रखी जाएगी। आप शायद खबर बताते हुए सोचेंगे मेरे पीछे की तस्वीर क्या है, तो ये तस्वीर अपने आप में बेहद खास है। खास बात यह रही कि हवन करके मुस्लिम बच्ची अनाया से इस पुलिस चौकी का उद्घाटन कराया गया। ये वही बच्ची है जिसने इस पुलिस चौकी का उद्घाटन किया। ये संभल की आज संभल की खूबसूरती है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर शाहीन बाग से है, जहां नार्कोटिक्स ब्यूरो की रेड की गई। एनसीबी के साथ साथ स्पेशल सेल भी मौजूद है। दुबई बेस्ड इंटरनेशनल ड्रग रैकेट में रेड की गई है। कल 262 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई थी, फार्म हाउस से बरामद हुई, सिंथेटिक ड्रग्स थी। और अभी दुबई इंटरनेशनल ड्रग रैकेट के मामले में रेड की गई है दिल्ली के शाहीन बाग के इलाके में। इस वक्त की बड़ी खबर, शाहीन बाग के इलाके में जिस वक्त एनसीबी ने रेड की, उसी वक्त स्पेशल सेल भी एनसीबी के साथ मौजूद रही। और अब बात एक और विवाद की, जो विवाद उठा है बाबरी को लेकर। और ये बाबरी, बंगाल की बाबरी को लेकर हंगामा। 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी के विधायक यानी टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने की मांग। इसी जिद पर वो अड़े हैं और इसी जिद को लेकर के देश भर के साधु संतों में आक्रोश है। और चेतावनी तो यहां तक दी जा रही है कि बंगाल की बाबरी का हाल वही होगा जो 92 में अयोध्या में हुआ था। माला के साथ भाला चलाना भी जानते हैं। या तो हम तो ममता बनर्जी स्वयं कार्रवाई करें, या फिर वही होगा जो 6 दिसंबर को घट गया। ये बंगाल के हिंदुओं के लिए एक चुनौती। 6 दिसंबर वो तारीख जब 33 साल पहले राम मंदिर आंदोलन के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हुई। लेकिन इसी तारीख को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी विधायक ने बाबरी मस्जिद के निर्माण की आधारशिला का ऐलान किया। बाबरी के जरिए ममता बनर्जी के नेता हुमायूं कबीर ने एक बार फिर ठंडी पड़ चुकी चिंगारी को हवा दी। मेरा ऐलान किया, मैं जोर से बोल रहा है, मेरा जान बाजी रख के बोल रहा है, ये मस्जिद बनेगी बनेगी बनेगी, कोई रोक सकता नहीं। ममता की हुमायूं की जिद है बाबरी बनाने की, लेकिन संतों ने हुंकार भरी कि बंगाल की बाबरी का अंजाम वही होगा जो अयोध्या जी में हुआ। बनाने की कोशिश करी तो हम माला के साथ भाला चलाना भी जानते हैं। अगर उसकी माँ ने दूध पिलाया है तो वो बना के दिखाए। बिल्कुल धार है, इसमें भी धार है, हमारे मुंह में भी धार है। जान भी देंगे, मस्जिद नहीं बनने देंगे, बाबरी नहीं बनने देंगे। नहीं। दिल्ली में संतों ने ऐलान किया कि उनके पास माला के साथ भाला है, हाथों में फावड़ा है, गदा है, त्रिशूल है और तलवार लेकर वो बंगाल कूच को तैयार है। और बाबरी बनी तो ईंट से ईंट बजा देंगे। वो कह रहे हैं ना कि नींव रखूंगा, हम कह रहे हैं ईंट रख के दिखाओ हुमायूं को, और जो ईंट रखी जाएगी वो उसको इसी कुदाल से उखाड़ करके यहां दिल्ली लेकर के आएंगे। हम उसके टुकड़े कर करके नीचे नींव उसकी जो खोदेगा ना उसी में दबा देंगे। शूल भी लेकर के आप जी हाँ, सीधा उसके मुंह पे वार करेंगे। जिस नाक से वो सांस लेता है, जिस मुंह से बोल रहा है वही बंद करेंगे। साधु संतों का साथ देने अयोध्या कार सेवा में शामिल हो चुकी उमा भारती ने चेतावनी दी कि हुमायूं की बाबरी को खंडहर बनाया जाएगा। और उमा भारती ने ममता बनर्जी की चुप्पी को लेकर निशाना साधा। या तो ममता बनर्जी स्वयं कार्रवाई करें, या फिर वही होगा जो 6 दिसंबर को घट गया था। इबादत के लिए बनाने में कोई दिक्कत नहीं, फिर किसी के नाम पे क्यों? ये तो खंडहर में हो ही जाएगा कभी ना कभी, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार भी ध्वस्त हो जाएगी, खंडहर में बदल जाएगी। तो बाबरी मस्जिद के विरोध पर मौलाना भड़के हैं
और इसे संविधान के खिलाफ बता रहे हैं। जब संविधान इजाज़त देता है तो फिर उस पर एतराज़ की कोई वजह नहीं बनती। इसलिए कोई मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, गुरुद्वारा बनाए, चर्च बनाए, ये आज़ाद भारत है। साफ है 6 दिसंबर से पहले बाबरी को लेकर एक नई जंग छिड़ चुकी है। एक तरफ ममता के हुमायूं हैं जो बंगाल में नई बाबरी के ऐलान पर हैं, तो दूसरी तरफ देश के साधु संत हैं, भगवा ब्रिगेड है जो मुगल आक्रांता बाबर के नाम को महिमा मंडित करने वाली कट्टरपंथी सोच के विरोध में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिस वक्त टीएमसी के विधायक ये बयान दे रहे, उसी वक्त सीएम की चुप्पी, ममता बनर्जी की चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं। उनसे पूछा जा रहा है कि क्या ममता बनर्जी चाहती हैं कि बंगाल बांग्लादेश बन जाए? एक मुगल आक्रांता के नाम पर मस्जिद का निर्माण वहां क्यों कराया जाना चाहिए? इसके पीछे की मंशा क्या है? सवाल ममता बनर्जी से ये कि क्या ये ममता की मुस्लिम तुष्टिकरण की एक और मिसाल है? ये संदेश देना चाहती हैं बंगाल नहीं, ये बांग्लादेश में परिवर्तित होगा। बंगाल में अगले साल या यूं कहें कि कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर एसआईआर पर पहले ही तनाव का माहौल है और अब टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर के मिशन बाबरी पर नया बवाल शुरू हो गया है। इसकी वजह है हुमायूं की जिद पर ममता बनर्जी की चुप्पी, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या हुमायूं के जरिए ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं? क्या हिंदुओं को बंगाल छोड़ने पर मजबूर करना चाहती हैं? 1947 में जैसे जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया था, हुमायूं के माध्यम से ये डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान करवा रही हैं। वहाँ के हिंदुओं पर अत्याचार करेंगी, गोलियों से भूंजेंगी, बलात्कार करेंगी जैसे हो रहा है, हिंदुओं को बाध्य करेंगे वहाँ से भागने के लिए। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने बांग्लादेश वाला आरोप पहली बार नहीं लगाया है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर बार बार हिंदुओं की उपेक्षा और मुस्लिमों को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं। ममता राज में बंगाल के हिंदुओं की तुलना बांग्लादेश के हिंदुओं से होती रही है और अब एक बार फिर बाबरी के बहाने बंगाल की फिजा बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। वतन के साथ मोहब्बत करना हमें हमारा इस दीन सिखाता है, तो आप ऐसे काम करके, ऐसी बात करके जो वतन के खिलाफ हो और उसको इस्लाम से हाथ जोड़ने का काम करें, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। किसी तरह की कोई मस्जिद की बुनियाद बाबरी मस्जिद के नाम से करना चाहते हैं, तो मुझे लग रहा है कि देश के माहौल को दोबारा खराब करने की कहीं ना कहीं कोई साजिश है। ये जांच का विषय है। चूंकि बांग्लादेश बिल्कुल बगल में है, कहीं ना कहीं मुझे ये बू बांग्लादेश से आ रही है। बाबरी मस्जिद अगर उसके साथ में जिस प्रकार से अगर उसको शहीद किया गया तो वो कहाँ तक, अब आपसे मैं सवाल करना चाहता हूँ, वो कहाँ से आप सही मान सकते हैं? हमारे देश का कानून क्या कोई इजाज़त देता है कि उसको किसी भी धार्मिक स्थल को आप जाकर के तोड़ दें? नहीं देता ना। तो फिर उनको अधिकार उन लोगों को किसने दिया? हमारा मजहब कभी इजाज़त नहीं देता कि आप दूसरे की आस्था को ठेस पहुँचाएँ, दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुँचाएँ। हम मस्जिद अगर बनाएं तो उसमें रुकावट क्यों पैदा हो? बाबरी की ये चिंगारी ऐसे वक्त में छेड़ी गई है जब बंगाल में विधानसभा चुनाव सिर पर है। लिहाजा ऐसे बंगाल की सियासत में सांप्रदायिक रंग घोलने वाला दांव भी माना जा रहा है। आपको बता दें कि हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी के विधायक और पूर्व मंत्री। हुमायूं कबीर ने 2021 में भरतपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। 2016 में हुमायूं कबीर ने भरतपुर सीट से एसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। 2016 के चुनाव में हुमायूं को मात्र 1497 वोट मिले थे। और अब जबकि हुमायूं तीसरी बार रणक्षेत्र में उतर रहे हैं तो उन पर बाबरी मस्जिद का ऐलान कर तुष्टीकरण की राजनीति और माहौल बिगाड़ने की साजिश का आरोप लग रहा है। और इस पूरे मसले पर खामोश ममता बनर्जी भी सवालों के घेरे में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब मैं तस्वीरें दिखाता हूं आपको बुलडोजर एक्शन। बुलडोजर एक्शन जो कि गुजरात से उत्तराखंड तक दिखाई पड़ा है। अवैध निर्माण पर आज बुलडोजर चलाया गया गुजरात के अहमदाबाद में भी, जहां 900 से ज्यादा अवैध मकानों पर स्ट्राइक हुई, तो उत्तराखंड में भी जहां 65 अवैध घरों को ऐसे डिमोलिश किया गया।
तकरीबन 900 से ज़्यादा कच्चे और पक्के मकान हैं जिसको बुलडोजर के चलते हुए दूर किया जाएगा। गुजरात के अहमदाबाद में भूपेंद्र पटेल सरकार ने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर स्ट्राइक। यहाँ एक दो नहीं बल्कि 20 से ज्यादा बुलडोजर एक्शन हुए। टारगेट पर थे 900 से ज्यादा अवैध घर। एक साथ जब बुलडोजर ने अवैध घरों पर धावा बोला तो सब मिट्टी में मिलता चला गया। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक बुलडोजर कार्रवाई अहमदाबाद के ईसनपुर में हुई, जहां रामवाड़ी तालाब के आसपास अवैध तरीके से सैकड़ों घर बने। घरों को खाली कराने के लिए पहले से नोटिस दिया गया और आज शुरू हुआ बुलडोजर एक्शन। ईसनपुर के रामवाड़ी तालाब के पास तकरीबन 900 से ज़्यादा इलीगल मकान बने हुए थे। पिछले कई महीनों से अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन मकान में जो लोग रहते थे उनको नोटिस दे रहा था और ये मकान खाली करने के लिए कह रहा था। बुलडोजर की चपेट में जो भी आया वो मलबे में तब्दील हुआ। तालाब की जमीन पर बनाए गए घरों की एक एक ईंट उखाड़कर फेंकी गई और अतिक्रमण को ध्वस्त कर पूरे इलाके को मैदान बना दिया। जहां पहले बड़े घर थे अब चारों तरफ सिर्फ मलबा है। 925 जो रहने वाले हैं, इसमें हम 10 लोग जो है वो हाईकोर्ट में गए तो इसका हम नहीं इसको टच करेंगे। बाकी सब जो भी स्ट्रक्चर है वो हम आज दूर करने का हमारा इरादा है। डिमोलिशन की कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस फोर्स ने अवैध निर्माण को ढहाने के लिए 500 से ज्यादा कर्मचारियों को लगाया गया था। जो लोग भी यहाँ पे रहते थे वो वैलिड थे, उनको अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे मकान देगी। तकरीबन 900 से ज़्यादा कच्चे और पक्के मकान हैं जिसको बुलडोजर के चलते हुए दूर किया जाएगा। तकरीबन 500 से ज़्यादा एएमसी का स्टाफ और 500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी इस मेगा डिमोलिशन में लगे हुए हैं। ईसनपुर अहमदाबाद की तीसरी सबसे बड़ी झील। लोगों ने तालाब के बड़े हिस्से पर निर्माण किया। अब नोटिस के बाद नगर निगम ने एक्शन लिया। लेकिन ये बुलडोजर एक्शन सिर्फ गुजरात नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी दिखाई पड़ा। यहां धामी सरकार ने अवैध निर्माण को बुलडोज किया। ये तस्वीरें देहरादून के विकास नगर की, जहां बिजली विभाग की जमीन पर अतिक्रमण हुआ तो बुलडोजर एक्शन भी हुआ और एक एक करके 65 अवैध निर्माणों को खत्म किया गया। भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है और जगह जगह जो अतिक्रमण दशकों से यहाँ हुआ था वो आज पूरी तरीके से धराशाही हो जाएगा। आज तीसरी बड़ी कार्रवाई में जो कल शुरू हुई थी 111 अवैध अतिक्रमण को चयनित किया गया था, जिसमें से 65 अवैध अतिक्रमण को कल धराशाही कर दिया गया था। यूपी से शुरू हुआ बुलडोजर मॉडल अब हर राज्य में हिट हो रहा है। जो भी अवैध है, जो गैर कानूनी है, उस पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। अहमदाबाद से गौरव पटेल और देहरादून से मोहम्मद मुजम्मिल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। और इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने है। नक्सली हिडमा के समर्थकों पर एक्शन हुआ है। 5 आरोपियों को 2 दिन की कोर्ट कस्टडी मिली है। एक आरोपी को सेफ हाउस भेजा गया। एक आरोपी अभी 18 साल का हुआ है। इस आरोपी को सेफ हाउस भेजा गया है। ये तस्वीरें देखिएगा, ये दिल्ली की तस्वीरें हैं और पीछे के स्लोगन, पीछे की नारेबाजी पहले आप सुनिए और साथ ही साथ देखिए कि अभी तक क्या क्या एक्शन हुआ है। नक्सली हिडमा के बारे में खबर आपने सुनी होगी, कैसे उसका खात्मा किया गया। उसी के समर्थन में दिल्ली के इंडिया गेट के सामने ये उसके समर्थक पहुंचे। मेरे सहयोगी अमित भारद्वाज मेरे साथ लगातार बने हुए। हमें जरा बताइए कि इस हिडमा समर्थक गैंग के ऊपर अभी तक क्या क्या कार्रवाई हुई है, क्या क्या इनके कनेक्शन से सामने आए हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पूरा जो चल रहा था प्रकरण, कल जिस तरह से हिडमा की जो है वो तस्वीरें दिखाई गई, उसके पक्ष में नारे लगाए गए, तो आज हमने कई सारे सवाल किए। जो लोग थे, प्रोटेस्टर्स को
के साथी भी थे, उनसे भी हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जिस तरह जल जंगल ज़मीन की लड़ाई वो लड़ रहे थे तो ये लोग भी उसी तरह उसको वो प्रेजेंट कर रहे थे। तो जब हमने काउंटर सवाल किए तो उसमें उनके पास जवाब नहीं था और उन्होंने कहा कि जैसे कि हमने कहा कि जल जंगल ज़मीन की जो लड़ाई है वो इस तरह से नहीं लड़ी जाती एग्रेसिव होके और इस तरह किसी एक करोड़ के इनामी आदमी को, टेररिस्ट को आप उस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे कि वो भगवान हो। तो ये चीज़ें जो हैं देश विरोधी होती हैं। तब उनके पास वो जवाब नहीं थे लेकिन उन्होंने अपने तरीके से अपनी बात को रखने की कोशिश की। तो इसमें ये बिल्कुल साफ है कहीं ना कहीं किसी तरह से जो बच्चे हैं प्रोटेस्ट कर रहे थे इनको कहीं ना कहीं अलग तरीके से मोटिवेट किया गया और इस प्रदूषण के खिलाफ जो प्रोटेस्ट था उसको एकदम से राजनीतिक मोड़ दे दिया गया और कुछ लोगों का अपने मकसद थे, अपने उनके कुछ उनके मकसद थे वो इनके ज़रिए उन्होंने पूरा करवाने की कोशिश की। अब देखना है कि किस तरह से मोटिवेट किया गया इनको और हालांकि कुछ हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि इनको पहले मना किया गया था कि इस तरह। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमित आपका अंदर जुड़ने के लिए। लेकिन दिल्ली के अंदर 24 घंटों के अंदर क्या क्या हो चुका है ये तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको। हिडमा गैंग समर्थक जो हैं, हिडमा के हमदर्द जो कि ये बैनर पोस्टर लेकर के हिडमा के समर्थन में नारेबाजी करते हुए वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों से धक्का मुक्की करते हुए। लेकिन 24 घंटे में क्या क्या हो चुका है। ये हिडमा गैंग अचानक से दिल्ली में इंडिया गेट के ठीक सामने कहां से प्रकट हो जाता है। प्रदूषण की लड़ाई का नाम लेते लेते कैसे कॉमरेड हिमड़ा और लाल सलाम के नारे आने लगते हैं, इस रिपोर्ट में समझाता हूं आपको। हर घर से हिडमा निकलेगा, कॉमरेड हिडमा अमर रहे। ये सुकमा और बीजापुर के जंगल या किसी चौक की तस्वीर नहीं है। ये नारेबाजी राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट पर हो रही है। अब सवाल ये कि आखिर दिल्ली में हिडमा के हमदर्द कहां से आए? दिल्ली में नक्सली हिडमा के पोस्टर किसने छपवाए? दिल्ली में हिडमा समर्थक नक्सली गैंग के पीछे कौन है? प्रदूषण के बहाने अराजकता फैलाने की साजिश किसकी? हिडमा गैंग को पुलिस को चैलेंज करने की हिम्मत किसने दी? ये 3 तस्वीरें देखिए। प्रदूषण को लेकर विरोध जताने के लिए ये लोग इंडिया गेट पर जमा हुए थे, लेकिन इसमें नारे लगे 18 नवंबर को मारे गए कुख्यात नक्सली हिडमा के नाम के, और पुलिस से धक्का मुक्की करके अराजकता फैलाने की कोशिश हुई। प्रदूषण के नाम पर प्रदर्शन को नक्सलियों का मंच बनाने वाले इन प्रदर्शनकारियों में जेएनयू के कुछ छात्र, भगत सिंह छात्र एकता मंच के एक्टिविस्ट, दिल्ली कोऑर्डिनेशन कमेटी और साइंटिस्ट फॉर सोसाइटी नाम की संस्था के लोग शामिल थे। दिल्ली के इस नक्सली गैंग से अब तक पुलिस ने 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। इस बात की जांच हो रही है आखिर इसमें शामिल लोग कैसे एक साथ आए, इस प्रदर्शन के पीछे प्लानिंग क्या थी, इस हिडमा गैंग के पीछे दिमाग किसका है, क्योंकि इन पर कई गंभीर आरोप हैं। दिल्ली के इस नक्सली गैंग ने सिर्फ हिडमा समर्थक नारेबाजी ही नहीं की, बल्कि रोड ब्लॉक किया, पुलिस पर पेपर स्प्रे अटैक किया और पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की भी की। हैरानी की बात यह है कि अब इस प्रदर्शन को पूरी तरह जायज बताने की मुहिम चलाई जा रही है। हिडमा एक आदिवासी व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने हक के लिए हथियार उठाए थे। नाउ पीपल कैन डिसएग्री विद दैट मेथड। वो कह सकते हैं कि ये तरीका गलत है, लेकिन वो यह नहीं कह सकते कि जिस कारण से आदिवासियों को हथियार उठाने पड़ रहे हैं अपने हक के लिए लड़ने के लिए, वो गलत है। कॉर्पोरेटाइजेशन के खिलाफ जो लड़ाई है वो लड़ाई आदिवासियों की है, वो जल जंगल ज़मीन की लड़ाई है और उसके हक में नारे लगाना को एंटी नेशनल नहीं कहा जा सकता और उसके लिए इस टाइप की रिप्रेशन लोगों पे नहीं की जा सकती। प्रदर्शनकारी अपनी थ्योरी बता रहे हैं कि नक्सली जल जंगल जमीन के लिए लड़ रहे हैं। जंगल कटने से प्रदूषण होता है, इसीलिए किसी नक्सली का समर्थन करना देश विरोधी नहीं हो सकता। आप इस एक्ट को क्या मानती हैं? आप ये बताइए कि जो हिडमा की बात की गई, जो चीजें सामने आई, पेपर स्प्रे सामने आया, क्या मानती हैं आप? मैं पुलिस के एक्ट को पुलिस ब्रूटैलिटी मानती हूँ और कम्प्लीटली इलीगल मानती हूँ, और जो ये प्रोटेस्ट है मैं उसे उनके एक डेमोक्रेटिक राइट मानती हूँ। आप मानती हैं कि एक माओवादी
जो देश के खिलाफ बंदूक उठाया हुआ था उसके नारे लगाना और फिर पुलिस के साथ जो स्कफल हुआ, उसके बाद आप पेपर स्प्रे का इस्तेमाल, वो सही था? ये पेपर स्प्रे का जो एलिगेशन है वो पुलिस उसका प्रूफ पेश करे। और मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि आप बार बार पुलिस का नैरेटिव सामने ला रहे हैं, लेकिन जो बच्चे आपको, जो यहाँ पे लोग हैं, जो प्रोटेस्ट में लोग थे, वो आपको नैरेटिव बता रहे हैं, वो तो आप एज फैक्ट्स पेश नहीं कर रहे। इसीलिए आपको सामने लाइव पे लाया, आपकी बात सीधी दर्शकों तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे, सब खात तक पहुँचे, इसीलिए आपको सामने लाया है। सीधी बात मैं यहाँ पे साफ साफ कहूँगी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस इसमें मौजूद थी उन्होंने स्टेटमेंट भी निकाला है कि वो एक फॉल्स एलिगेशन थी, और जो पुलिस का पूरा वो एक हिंसा के बिना प्रोटेस्ट कर रहे थे, और वहाँ पे दिख रहा है कि अगर कोई हिंसा कर रहा था तो केवल पुलिस ही कर रही थी। हिडमा को कैसे मानती है आप, क्या जानती हैं उनके बारे में? मैं हिडमा के बारे में ये जानती हूँ कि वे एक आदिवासी नेता थे, वे एक माओवादी भी थे, और जो सबसे रिसेंट बात मैं जानती हूँ कि इनका जो एनकाउंटर हुआ गया उसको एक फेक एनकाउंटर भी बुलाया जा रहा है। आप कैसे कह सकते हैं बिना सबूत के? तो आप कैसे कह सकते हैं कि सही एनकाउंटर था बिना सबूत के? लेकिन इन बुद्धिजीवियों को इतना एहसास नहीं कि जिस हिडमा की ये वकालत कर रहे हैं उसने कभी पर्यावरण बचाने का कोई नारा नहीं दिया। वो बंदूक लेकर शांतिपूर्ण तरीके से मार्च के लिए नहीं निकला। हिडमा का नाम लेने से पहले लाल सलाम का नारा देकर AQI कम करवाने निकले। इन क्रांतिकारियों को हिडमा का इतिहास देखना चाहिए, जिसने अपने हाथों से सैकड़ों लोगों की जान ली। साल 2010 में छत्तीसगढ़ के ताड़मेटला में 76 CRPF जवान शहीद हुए। 2013 में झीरम घाटी हमला हुआ, पूर्व मंत्री समेत 30 लोगों की जान गई। 2014 में सुकमा हमले में 15 जवान शहीद हुए। 2017 में नक्सलियों ने बुरकापाल में घात लगाकर राइफल से अंधाधुंध फायरिंग की, ग्रेनेड फेंके, 25 CRPF जवान शहीद हुए। 2021 के बीजापुर अटैक में 22 जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके बावजूद राजधानी दिल्ली में पोस्टर बैनर निकालकर हिडमा के लिए हमदर्दी दिखाने वाले ये युवा कोई क्रांतिकारी नहीं, बल्कि उसी नक्सली गैंग का हिस्सा हैं, जो हथियार लेकर किसी की जान लेने से पहले 2 बार नहीं सोचते। शांति और न्याय की बात करते हैं, लेकिन समाज को अराजकता के सिवा कुछ नहीं देते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी बीच एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 15 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 48 लाख रुपए के इनामी 15 नक्सली जिन्होंने सरेंडर किया। इनमें से 4 नक्सली ऐसे हैं जिन पर 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। 2 नक्सली ऐसे थे जिनके ऊपर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। उसके अलावा नक्सलियों में 2 महिला नक्सली भी हैं। सुकमा SP किरण चव्हाण के सामने इन नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिनके कुल ऊपर जो इनाम घोषित था वो लगभग 48 लाख रुपए का इनाम घोषित था, जिन नक्सलियों ने आज सरेंडर किया। और अब बात आतंक को पालने वाले पाकिस्तान की, जो खुद अपना शिकार हो रहा है। आज पेशावर में सुबह सुबह पैरामिलिट्री फोर्सेस के मुख्यालय पर बड़ा आतंकी हमला हुआ। 2 फिदायीन हमलावर खुद को उन्होंने उड़ा लिया। इसी हमले में पाकिस्तान के 3 सैनिकों की मौत भी हुई। और ये तस्वीरें मैं आपको पीछे दिखा रहा हूं। अचानक से आप ये देखिए, यहाँ ये फिदायीन पहुंचते हैं और अभी धमाके की तस्वीरें आपको दिखाई पड़ेंगी। आते हैं, अचानक धमाका होता है, इसमें कि 3 पाक सुरक्षा बल मारे जाते हैं। कहीं मुनीर के अड्डे पर हुए इस अटैक ने पूरे पाकिस्तान को दहला दिया। डबल अटैक से दहला पाकिस्तान। टारगेट पर पैरामिलिट्री फोर्स हेडक्वार्टर। पाकिस्तान एक बार फिर अपने ही पाले हुए आतंकियों का शिकार हो गया। पेशावर डबल अटैक से दहल उठा। आतंकियों के टारगेट पर पैरामिलिट्री फोर्स का हेडक्वार्टर था, जो पाकिस्तान की सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है। यहां भारी सिक्योरिटी के बावजूद आत्मघाती हमलावरों ने बड़ा हमला किया, जिसमें 3 जवानों की मौत हो गई। पहला धमाका पैरामिलिट्री फोर्स हेडक्वार्टर के गेट के ठीक सामने हुआ, जहां फिदायीन हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। हमले के फुटेज में पूरा इलाका धुआं नजर आ रहा है। साथ ही चारों तरफ दहशत और अफरा तफरी भी नजर आ रही है। अब आपको धमाके का दूसरा वीडियो दिखाते हैं।
इसमें एफसी हेडक्वार्टर के गेट के पास एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा है। सड़क पर नॉर्मल तरीके से गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन इसी बीच जोरदार धमाका हुआ। पूरा इलाका थर्रा गया। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। चीख पुकार मच गई। यह हमला सुबह 8:10 पर हुआ। धमाका इतना जबरदस्त था कि इसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई, जबकि आसपास की बिल्डिंग्स की खिड़कियां चकनाचूर हो गई। पहला विस्फोट मेन गेट पर हुआ तो दूसरा धमाका मुख्यालय परिसर में मोटरसाइकिल स्टैंड के पास हुआ। कुछ आतंकियों ने पैरामिलिट्री मुख्यालय परिसर में फायरिंग करके अंदर घुसने की कोशिश की। इस दौरान मौजूद सुरक्षा बलों के साथ उनकी मुठभेड़ हुई और पूरा इलाका गोलियों की आवाज से थर्रा उठा। पाकिस्तान पुलिस का दावा है कि मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। 3 सुरक्षा कर्मियों की भी मौत हुई, जबकि कई जवान घायल हुए। खुफिया एजेंसियों को शक है कि हमले के पीछे टीटीपी या उसके समर्थक गुट का हाथ हो सकता है। पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा में पहले भी टीटीपी कई बड़े हमलों को अंजाम दे चुका है। इस साल की शुरुआत में क्वेटा के पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर के बाहर भी जबरदस्त कार बम धमाका हुआ था। इसमें करीब 10 लोगों की मौत हुई थी और अब पेशावर के एफसी हेडक्वार्टर को टारगेट किया गया। इसी बीच एक संदिग्ध आत्मघाती हमलावर की तस्वीर भी सामने आई। संदिग्ध आतंकी सिर पर टोपी पहने शॉल ओढ़कर पैरामिलिट्री मुख्यालय की तरफ जाता दिख रहा है। यानी जिन आतंकी सपोलों को पाकिस्तान ने पाल पोस कर हिंदुस्तान में दहशत फैलाने की साजिश रची, अब उन्हीं जहरीलों का शिकार पाकिस्तान खुद हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब पाकिस्तान को लगे एक और झटके खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में बयान दिया, जिसके बाद पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सिंध की जमीन भारत का हिस्सा भले ही ना हो, लेकिन सभ्यता के हिसाब से वो हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। इसी बयान पाकिस्तान में बौखलाहट मच गई और पाकिस्तान के हुक्मरान सहमे। राजनाथ के बयान से पाक को लगी मिर्च। शहबाज की उड़ गई नींद। बौखलाया मुनीर। भारत के एक बयान ने पूरे पाकिस्तान में भूचाल ला दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंध पर जो कहा, उसके बाद इस्लामाबाद से कराची तक सरकार, सेना और मीडिया सबकी धड़कनें तेज हो गईं। बयान ने शहबाज और मुनीर की नींद उड़ा दी। पाकिस्तान की सियासत में तूफान आ गया। राजनाथ सिंह ने इतिहास भी याद दिलाया। सिंधी समाज, सिंधी सभ्यता, सिंधु नदी की पवित्रता, सब कुछ एक मन से पाकिस्तान को सुनाया। सिंधी समाज सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सीमाएं बदली हैं, आगे भी बदल सकती हैं और कौन जाने सिंध फिर भारत का हिस्सा बने। इस एक लाइन ने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। जैसे ये बयान पाकिस्तान पहुंचा, इस्लामाबाद की राजनीति अचानक अलर्ट मोड में चली गई और विदेश मंत्रालय ने प्रेस नोट जारी किया। और इसी बीच बांग्लादेश बॉर्डर से बड़ी खबर। बॉर्डर पहुंचे बंगाल गवर्नर। सोनई नदी इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर यह विजिट है। राज्यपाल बोस का फेंसिंग का इंस्पेक्शन चल रहा है। राज्यपाल बोस ने बीएसएफ से बातचीत की। तस्वीर जरा देखिए। ऐसे वक्त में जहां एक तरफ एसआईआर का मुद्दा चल रहा है, एक तरफ बांग्लादेशियों की घुसपैठ का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है, उसी बीच में गवर्नर का यहां पहुंचना एक बड़ा संदेश भी देता है। और राजनीति में आज सिर्फ इतना ही। ब्रेक का वक्त है। कल शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप बने रहिए जी न्यूज़।